इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल दिल्ली धमाके से जुड़ी हुई ये खबर है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, श्रीनगर सेंट्रल जेल से मुजम्मिल को लेकर निकली है एनआईए की टीम। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को लेकर एनआईए की टीम दिल्ली के लिए रवाना हुई है। डॉक्टर शाहीन के साथ आमने सामने बिठाकर इन डॉक्टर से पूछताछ की जाएगी। मौलवी इरफान को भी एनआईए दिल्ली ला रही है। तो ये वो किरदार हैं जिनकी गिरफ्तारी बिल्कुल शुरू में हो गई थी। डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, और अब मुजम्मिल को, आदिल को श्रीनगर से दिल्ली लाया जा रहा है। शाहीन के सामने बिठाकर इन तीनों से आमने सामने वाली पूछताछ होगी। इसके अलावा मौलवी इरफान को भी एनआईए की टीम दिल्ली ला रही है। तो इन सब से पूछताछ की जाएगी। अलग अलग पूछताछ इन सब से की गई है। अब आमने सामने बिठाकर भी पूछताछ की जाएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने गिरफ्तार किया था डॉक्टर मुजम्मिल और डॉक्टर आदिल को, और इसके बाद अब एनआईए अपनी कस्टडी में लेकर डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल को श्रीनगर से दिल्ली ला रही है। और यहां दिल्ली में अब आगे की जांच बढ़ेगी, दिल्ली में आगे की पूछताछ होगी। एनआईए के हाथ में अब ये पूरी जांच आ चुकी है, और ऐसे में एनआईए ने जब से ये जांच अपने हाथ में ली है तब से कुछ अहम गिरफ्तारियां जो एनआईए की तरफ से की गई। आप जानते हैं कस्टडी में एनआईए के दानिश भी है, कस्टडी में एनआईए के आमिर भी है। 10-10 दिन की दोनों की कस्टडी एनआईए कोर्ट ने दी थी एनआईए को। और अब ऐसे में डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर आदिल, डॉक्टर शाहीन, इन सबको आमने सामने बिठाकर एनआईए पूछताछ की तैयारी में, ताकि साजिश कितनी गहरी थी और साजिश की परतें किस तरीके से आपस में जोड़ी गई वो खुल सके, पूरा षड्यंत्र जो है वो सामने आ सके, उसकी तह तक पहुंचा जा सके। सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस वक्त मौजूद है। आसिफ, बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, जांच अब इन धमाकों की एनआईए के हाथ में आ चुकी है, और ऐसे में वो गिरफ्तारियां जो जम्मू कश्मीर पुलिस ने की थी, मतलब अब अपनी कस्टडी में लेकर एनआईए दिल्ली लाएगी इन सभी लोगों को, और फिर दिल्ली में आगे की पूछताछ। आसिफ। बिल्कुल रोमाना, देखिए जो जैश मॉड्यूल की जांच जो जम्मू कश्मीर पुलिस कर रही थी, उसमें जितने भी लोग हिरासत में लिए गए हैं उन सब की कस्टडी अब एनआईए को दे दी गई है। और आज सुबह तड़के श्रीनगर के सेंट्रल जेल से 4 लोगों को एनआईए के हवाले कर दिया गया, जिनमें डॉक्टर आदिल, डॉक्टर मुजम्मिल, मौलवी इरफान और डॉक्टर शाहीना बताए जा रहे हैं। उन चारों को एनआईए ने अपनी हिरासत में लेकर अब उनको दिल्ली ले जाया गया है, जहां पर उनके आगे की पूछताछ है। सूत्रों का ये कहना है कि एनआईए सभी जो बम धमाके के आरोपी हैं उनको आमने सामने बिठाकर उनसे पूछताछ करना चाहती है। तो इसीलिए इन सभी को दिल्ली ले जाने की जो अर्जी दी गई थी जम्मू कश्मीर पुलिस को, और अदालत से उनका रिमांड लेके अब सभी आरोपियों को दिल्ली शिफ्ट किया गया है, जहां पे एनआईए दिल्ली बम धमाके में इनसे पूछताछ करेगी। यानी अब पूरी संभावना है कि जो जैश मॉड्यूल जिसका बांडाफोड़ जम्मू कश्मीर पुलिस ने किया था, फरीदाबाद से लोगों को हिरासत में लिया था, उनसे विस्फोटक भी हासिल किए थे, अब हो सकता है कि ये पूरा ही मामला दिल्ली बम धमाके के साथ जुड़ जाएगा और दोनों ही मामलों की जांच एनआईए करेगा। लेकिन जो अभी तक की जानकारी है कि श्रीनगर सेंट्रल जेल से इन चारों को एनआईए के हवाले करके दिल्ली ले जाया गया है। जी रोमाना, तो श्रीनगर सेंट्रल जेल में ये चारों थे, और वहीं से अब इनको दिल्ली एनआईए लेकर आ रही है। एनआईए की कस्टडी में अब ये चारों आरोपी भी, और इसके अलावा एनआईए ने 2 महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां की थी जम्मू कश्मीर से। आसिफ, आप बेहतर तरीके से बता पाएंगे। एक वो आमिर था जिसके नाम पर I-20 गाड़ी रजिस्टर्ड थी, दूसरा दानिश था जिसको डॉक्टर उमर नबी का करीबी दोस्त बताया गया था। तो कुल मिलाकर अब ये तमाम चेहरे जो मोहरे के तौर पर अभी तक की जांच में सामने आए हैं, इन्हीं चेहरों और मोहरों के जरिए आतंक के असली आका कौन, उन तक पहुंचने की एक कवायद एनआईए की। आसिफ। रोमाना, देखिए जब से ही एनआईए ने दिल्ली धमाकों की जांच शुरू कर दी है, तो कश्मीर पर जो भी पकड़े गए लोग थे उन पर उनकी नजर थी, क्योंकि सीधे तौर पर दिल्ली धमाकों के तार जैश मॉड्यूल के साथ जुड़े थे, जो कि कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस के हत्थे चढ़ा था। उसी में जो सबसे पहला नाम जो आया था, जो I-20 गाड़ी का जब नंबर उसका रजिस्ट्रेशन खंगाला गया था, तो पुलवामा के सांबूरा इलाके के रहने वाले आमिर का नाम सामने आया था, और उसको 10 तारीख की रात को ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने सांबूरा में उसके भाई उमर के साथ हिरासत में ले लिया था। 3 लोगों को उस दिन हिरासत में लिया था, जिसमें आमिर, उमर और तारिक नाम का एक और व्यक्ति था। उसके बाद
जो आगे की जांच थी उसमें विभिन्न इलाकों से बहुत से संदिग्धों को हिरासत में लिया गया था। उनमें काजीगुंड का जो जासिम बिलाल वानी था, जिसका दानिश का नाम भी सामने आ रहा था, उसको भी हिरासत में ले लिया गया था। तो उन दोनों की कस्टडी एनआईए ने सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस से ली थी। पहले जो आमिर को दिल्ली ले जाया गया, फिर जासिम को दिल्ली ले जाया गया, और अब आज 4 और आरोपियों को जो है जम्मू कश्मीर पुलिस की हिरासत से एनआईए की कस्टडी में दे दिया गया है। और इस मामले की जांच जो वहाँ आगे अब पूरी तरीके से एनआईए ने अपने हाथों में ले ली है। अभी तक की जो जांच हुई है, सूत्र उसको लेकर क्या बता रहे हैं? क्या जांच में तह तक पहुंच चुकी है एनआईए, या फिर अभी भी कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो जुड़ना बाकी हैं और इसीलिए इन सभी को आमने सामने बिठाकर पूछताछ बहुत जरूरी हो जाती है? आसिफ, रोमाना देखिए, अभी तक की जांच में केवल जो बातें सामने आई हैं उसमें एक षड्यंत्र की बात सामने आई है, और इसके जो 4 या 5 किरदार हैं वो सामने थे। एक किरदार की मृत्यु हो चुकी है, डॉक्टर उमर नबी, उसकी मृत्यु हो गई है इस धमाके में। बाकी जो मॉड्यूल के साथ जुड़े हुए लोग थे, उन लोगों के तार भी हैं इस मॉड्यूल के साथ, तो अच्छे तरीके से साबित भी हो चुके हैं। चाहे वो मौलवी इमरान हो, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, डॉक्टर शाहीना हो, या फिर आमिर और जासिम हो। लेकिन इसका सूत्रधार कौन है, कहाँ से ये इनको जो गाइडेंस मिल रही थी, कहाँ ट्रेनिंग मिली, किस तरीके से इस पूरे षड्यंत्र को रचा गया, किस तरीके से विस्फोटक लाए गए, और क्या इनकी मंशा थी? क्या सिर्फ एक धमाका करना था या फिर 32 धमाके जैसा कि कुछ सूत्र बता रहे हैं? क्या कोई बड़ी वारदात करनी थी? उस पूरी वारदात को खंगालने के लिए, उस पूरी जो षड्यंत्र है उसको खंगालने के लिए, चूंकि एनआईए को अब ये सौंप दिया गया है, तो पूरी साजिश खंगालने का काम एनआईए करेगा। और क्या इसके तार टर्की और पाकिस्तान से जुड़े हैं, वो अगर साबित करना है तो सभी आरोपियों को आमने सामने बिठाकर उनके सभी जो भी साक्ष्य मिले हैं उस पर उनसे आमने सामने बिठाकर बात करेगी एनआईए, और ताकि इस पूरे षड्यंत्र के तार कहां कहां पर जुड़े हैं, कौन कौन इस मॉड्यूल का हिस्सा है, वो फिर सामने आ सकता है। तो इसी की कड़ी आज की ये ट्रांजिट रिमांड माना जा रहा है, जो एनआईए बड़ी बात आप कह रहे हैं। आसिफ, जरा सा मेरे साथ रहिए आप, एक और बड़ी खबर है, दर्शकों को वो दे देते हैं, उसके बाद मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। देखिए, आतंक का ये जो डॉक्टर मॉड्यूल है ना, इस डॉक्टर मॉड्यूल पर कश्मीर भर में जांच तेज हो गई है। अनंतनाग मेडिकल कॉलेज, यहां पुलिस ने बड़ी छापेमारी की है। अनंतनाग जीएमसी में जो लॉकर्स हैं डॉक्टर्स के, पुलिस उनकी तलाशी ले रही है। पुलिस ने डॉक्टरों के लॉकर्स की जांच की है। आसिफ का एक बार फिर से रुख करेंगे। आसिफ, वो डॉक्टर आदिल का लॉकर ही खुला था, और उसी लॉकर में जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस तो सोच रही थी कि शायद भड़काऊ सामग्री होगी, कुछ बैनर पोस्टर वहां से निकलेंगे, लेकिन वहां से वो हथियार निकल आया था। जिसके बाद जब जांच आगे बढ़ी तो फिर ये पूरा का पूरा षड्यंत्र खुलकर सामने आया। अब ये एहतियाती तौर पर माना जाए कि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो मेडिकल कॉलेज हैं और जो डॉक्टर्स हैं वहां पर जो उनके लॉकर्स हैं उसकी जांच की जा रही है। अभी एक तरीके से एसओपी का हिस्सा बना दिया गया है क्या जम्मू कश्मीर में? आसिफ, बिल्कुल रोमाना, देखिए, जब AK-47 मिलने का मामला सामने आया था उस समय तक भी जम्मू कश्मीर पुलिस इतना बड़ा मामला नहीं मान रही थी। लेकिन उसके बाद जो हथियार मिलने का सिलसिला, विस्फोटक मिलने का सिलसिला शुरू हुआ, और फिर जब दिल्ली धमाका हुआ तो सभी सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो गए, और जिस संख्या में डॉक्टर्स ही इसमें इन्वॉल्व अभी तक पाए गए हैं, तो इसीलिए किसी भी तरह का जोखिम उठाने के लिए ना प्रशासन और ना ही सुरक्षा एजेंसियां तैयार है। इसीलिए 10 तारीख को जब धमाका हुआ, 11 या 12 तारीख को ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की तरफ से अपने सभी कॉलेजेस और एसोसिएट हॉस्पिटल्स में निर्देश जारी कर दिए गए कि जितने भी लॉकर्स यहाँ पे, चाहे वो डॉक्टर्स, पैरामेडिकल स्टाफ या अन्य स्टाफ के नाम पर हैं, और जो ये नहीं बता पा रहे हैं कि लॉकर किसके नाम पे है, कौन सा लॉकर है, वो आइडेंटिफाई किया जाए, फिजिकली आइडेंटिफाई किया जाए। उसके बाद ये जो SOPs हैं पूरे कश्मीर घाटी के अस्पताल में जारी कर दिए गए, और हर जगह पे स्थानीय पुलिस की मदद से लॉकर्स की जांच हुई, लॉकर्स की आइडेंटिफिकेशन हुई, किस डॉक्टर या किस पैरामेडिक के पास कौन सा लॉकर है ये सुनिश्चित किया गया। और लॉकर्स की तलाशी का ये सिलसिला केवल कश्मीर घाटी में नहीं रहा है, जम्मू क्षेत्र में, जम्मू संभाग में भी विभिन्न इलाकों में प्रशासन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस
हॉस्पिटल्स में जाकर जो है लॉकर्स को खंगाल रही हैं, तो उनको तलाशी ले रही हैं और साथ ही लॉकर अगर कोई आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है कि किस डॉक्टर या पैरामेडिक के पास है, उसको तोड़कर उसको खोलकर उसे तलाशी ली जा रही है, कहीं उसमें कोई संदिग्ध सामान नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं जो जिस तरीके का सबक जो सुरक्षा एजेंसियों को मिला है कि हॉस्पिटल के अंदर हथियार हो सकते हैं, ऐसा किसी और जगह पे ना हो, इसीलिए इसको अब एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तौर पर ही पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है। रोमाना, लेकिन सवाल तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है ना कि एसओपी लागू करने में क्या देर तो नहीं कर दी है, क्योंकि कब डॉक्टर आदिल के लॉकर से वो हथियार मिला था और उसके बाद से जिस तरीके से ये पूरा का पूरा आतंक का नेटवर्क इसका भंडाफोड़ हुआ, तो अगर इस तरीके की कोई संदिग्ध चीज कहीं किसी के लॉकर में होगी भी तो वो इंतजार तो नहीं करेगा कि इतने दिन के बाद यहाँ पर पुलिस की टीम पहुंचेगी और वो लॉकर की तलाशी लेगी, लॉकर्स की जांच की जाएगी। तो ऐसे में क्या यहाँ पर अभी कुछ डिले नजर आता है, कुछ कोताही, कुछ लापरवाही यहाँ पर नजर आ रही है क्या पुलिस की तरफ से? आसिफ, रोमाना देखिए, अगर इस पूरे मामले में देखें तो कोताही तो शुरुआत से ही हुई है, क्योंकि कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियों की नज़र से ये मॉड्यूल 3 साल से चल रहा था, कैसे बचा रहा, वो सबसे बड़ा सवाल है जिसका जवाब हर कोई मांग रहा है। क्योंकि जैसा साक्ष्य सामने आ रहे हैं, 2022-2023 से इस मॉड्यूल के बनने का सिलसिला शुरू हुआ और 2025 अक्टूबर में 8 अक्टूबर के आसपास के करीब जब पोस्टर्स का सिलसिला शुरू हुआ, जो मामला 19 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर पुलिस ने श्रीनगर के नौगाम इलाके में एक एफआईआर करके उसकी जांच से शुरू कर दिया, वो एक बड़ा जो आतंकी प्लान था उसमें बदल गया है। और कहीं ना कहीं एक पोस्टर लगाने के एक मामूली केस की जांच पड़ताल जब अच्छे से की गई जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से, तो इतना एक बड़ा मॉड्यूल जो है वो सामने आ गया और जिस तरीके से उसने पूरे देश को हिला दिया है, उससे कहीं ना कहीं ये सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर जांच में कहीं ना कहीं कमी तो रह गई थी। उमर सुरक्षा एजेंसियों के राडार पे था, उसका फोन जो था वो धमाके वाले दिन से 3 दिन पहले तक चल रहा था, उसको ट्रैक करने में देरी हो गई, जिसके नतीजा ये निकला कि दिल्ली धमाका हो गया। हालांकि पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार और विस्फोटक बरामद करके एक बड़ी साजिश को तो विफल कर दिया, लेकिन एक जरा सी चूक के कारण दिल्ली में धमाका हुआ जिसमें 15 लोग मारे गए। उसके बाद विस्फोटक कश्मीर लाए गए और यहाँ पे पुलिस स्टेशन नौगाम में एक धमाका हुआ जिसमें 9 और लोगों की जान गई, 32 और लोग जख्मी हो गए, पूरा पुलिस स्टेशन उठ गया। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब देरी हो रही है जमीन पर ये चीजें इंप्लीमेंट करने में, उससे कुछ सवाल तो सुरक्षा एजेंसियों, खुफिया एजेंसियों की तैयारी पर जरूर उठ रहे हैं, लेकिन इस तरीके की घटना रिपीट ना हो ये सुनिश्चित करने के लिए अब इन सारे एसओपीज पर जो है इंप्लीमेंटेशन जमीन पर किया जा रहा है। जानकारी आप दे रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।